Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is मनीषा और आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का एक प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगी जिसमें जो आपके मिड टर्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक इसमें कंप्लीट हुए हैं और ऐसे ही ना मैं आगे और भी पेपर्स लेकर आऊँगी। लेकिन अभी ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करे हुए हैं जिसके सारे पोर्शंस को हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो नाइन्थ क्लास के लिए है, जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे ना आपके, उसमें जो 6 to 7 चैप्टर्स आपके सबके आएंगे वही है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ना दो डिफरेंसेस देने हैं। यहाँ पे दो डिफरेंसेस बोले हुए हैं, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन करूँगी इसको वीडियो में, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसमें मैंने मैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड ऑन करने का ट्राई किया है कि मानिए अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंसेस फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे हैं, इनके बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज कार्टिलेज एंड बोन। इनके बीच के आपको डिफरेंसेस लिखने हैं विद एग्जांपल, और काफ़ी डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का भी आए तो भी आपको कोई ज़्यादा सोचना ना पड़े पॉइंट्स को लिखने के लिए। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको डिफरेंसेस बताने थे। कई बार डिफरेंसेस की जगह ये शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, आंसर देना है आपको वन वर्ड में, या यू कैन से कि ये आपको फिलअप्स दे रखे हैं, लेकिन फिलअप्स को भी मैं जो आंसर आएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल, तो जो बैग है ना, सेल है कोशिका की आत्मघाती थैली, या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो वो लाइजोसोम है। तो जैसे आंसर आपका आया लाइजोसोम, तो उसे भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने का सोचा है, और इवन मैं करूँगी उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कि अगर आपसे लाइजोसोम के ऊपर शॉर्ट नोट आए तो आप उसको लिख पाएँ। यहाँ पे वन वर्ड में आपको आंसर देना है सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, उनको क्या कहते हैं, प्लेस वेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू, नेम अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर, सेल वॉल प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टोटल 8 आपको फिलअप्स दे रखे हैं। इसको मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि शॉर्ट नोट या किसी और पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप इतने कैपेबल हों कि आप उस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएँ। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंसेस थे, सेकंड क्वेश्चन में आपको फिलअप्स दे रखे हैं, और थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सब पार्ट्स दे रखे हैं बहुत सारे। यहाँ पे आपको ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो यहाँ पे टिश्यू का नाम आपको लिखना है। जो टिश्यू चैप्टर है, 6 चैप्टर अगर आपने पढ़ा है 9th क्लास का, तो उसमें ना आपको बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ दे रखे हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारा सब डिवीजन दे रखा है। तो उसी में से एक टिश्यू का नाम पूछा गया है कि जो टिप, रूट और शूट के प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें तो रूट एंड शूट लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड बात करी गई है। तो प्लांट वाले जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उसमें वो सब चीज़ आपको पढ़नी है, हार्मोन्स वगैरह सब चीज़ें एक बार पढ़ के उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अपने आप ही कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूरॉन, स्टेट इट्स फंक्शन। न्यूरॉन क्या होता है, इसके फंक्शंस आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के आपको 2 फंक्शंस देने हैं। इसमें आप स्टोमेटा का डायग्राम बना के गार्ड सेल वगैरह सब चीज़ों को डिफाइन करके आप इस आंसर को लिखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन ट्रांसपीरेशन, डिफ्यूजन एंड सेल। यहाँ पे आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और सेल कोशिका हम किसको कहते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 9th क्लास के मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी है, नो डाउट। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप यहाँ के बाद में वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या आप अपना कुछ और पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे ही हैं। और अब जो मैं स्टार्टिंग करूँगी ना, वो क्वेश्चन समझाने से स्टार्ट करूँगी कि क्या क्या इनका मीनिंग है। ये सब चीज़ें मैं आपको ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको 2 फॉर्म्स दे रखे हैं और इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 2 आपको दे रखे हैं पॉइंट्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, और कार्टिलेज एंड बोन। तो इसके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को यही कहते हैं। कार्टिलेज एंड बोन को कहते हैं, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि और बोन का मतलब होता है हड्डी। सो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बीच में आपको डिफरेंसेस बताना है। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कार्टिलेज एंड बोन से।
तो देखिए ये जो दोनों होते हैं ना, कार्टिलेज और बोन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्टिव होते हैं, पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी कलाई की बात करें, जो हाथ की कलाई होती है उसमें मूवमेंट होती है, हम उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फोल्ड कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारा हाथ का पोर्शन होता है ना, ड्राइंग मेरी दो ख़राब है लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे ये एल्बो है, यहाँ पे ये एल्बो है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये, और यहाँ पे आपके रिस्ट है और यहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है। देखिए ये डायग्राम है जो आपको समझना है क्योंकि ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी है मेरी इसलिए। तो ये देखिए जो रिस्ट वाला पोर्शन है ना, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लस ये जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ जो बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ किसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही बता रखा है कि जो बोन और कार्टिलेज हैं दोनों ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, हमारा हार्ट, हमारा दिल, लंग्स और किडनी, लिवर, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और उन्हीं के साथ साथ कार्टिलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसको मैं एक बार आपको स्टैटिक पोर्शन में दिखा देती हूँ, अगर आपके पास में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। देखिए बोन और कार्टिलेज क्या है, दो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा जो बोन्स है उसका आपको पता है कि हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बोन्स की वजह से हमारे जो बॉडी है ना उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसके ऊपर स्किन होती है, तो हमें एक प्रॉपर स्टैटिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो हमें बोन कार्टिलेज से मिलता है। इसके अलावा जो सरफेसेस होती हैं फॉर मसल अटैचमेंट, तो जो मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए हमें एक सरफेस भी मिल जाता है। ये तो था आपका इंट्रो पोर्शन। अब इसमें देखते हैं कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों के मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिख दिए हैं, पहले ये फिर ये, इस तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूँगी और आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप आराम से इसको अपने को नोट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में ही आपको समझा रही हूँ। चलिए पहला पॉइंट आता है कार्टिलेज एंड बोन, हड्डी और उपास्थि। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, एक साइड है कार्टिलेज एंड सेकंड साइड मैंने बोन लिखा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कार्टिलेज में क्या होते हैं, ये थिन, फाइब्रस और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो कार्टिलेज होता है उसमें एक पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो कार्टिलेज होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मींस कि जिसमें मूवमेंट हो जाती है, और जो बोन्स होती हैं वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है जो सॉलिड फॉर्म होती है ना, एकदम फेक शेप रह जाना। तो इस तरीके से जो बोन होती है वो हाईली रिजिड होती हैं, और बोन काफ़ी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। वहीं पर जो कार्टिलेज हैं वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कार्टिलेज में क्या है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मेनली जो कार्टिलेज है ना वो एक्सटर्नल ईयर में, लॉरिंक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो जॉइंट्स के होते हैं वहाँ पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बोन्स की बात करें तो देखिए ये कहाँ पे मिलते हैं, ये ज़्यादातर जो स्केलेटन होते हैं ना वर्टिब्रेट्स के, जिसमें जैसे मैमल्स आते हैं, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए जो रेंगने वाले होते हैं, फिशेस हो गई, तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें जो स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, तो उनमें ये आपको ज़्यादातर बोन्स देखने को मिलेंगी। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो बोन्स है ना वो इनके वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन को बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, इसमें मेनली ब्लड वेसल और सेल्स होती हैं बोन्स में। इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो 300 बोन्स होती हैं, ये याद रखना है आपको, सेल्स नहीं सॉरी बोन्स। एक जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम लोग अडल्ट होते हैं, तो हमारे अंदर जो बोन्स है ना वो मर्ज होने लग जाती हैं, और वो बोन्स का नंबर जो 300 बोन्स होती हैं वो 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये आपने सबने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। ये पॉइंट्स आपको बोन्स के लिए याद रखने हैं। अब यहाँ पे कार्टिलेज का और देखते हैं, अभी तो और भी पॉइंट्स हैं बट ये तो एक बार याद रखने ही रखने हैं। सॉरी।
नेक्स्ट जो इसमें आता है जो हमारा ये है कार्टिलेज, इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा लैकनेस होती है। अब ब्लड वेसल्स की लैकनेस है तो इसकी वजह से जो इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ना, इन टिश्यूज़ की कंपेरेटिवली स्लो होती है बाकी के टिश्यूज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कार्टिलेज और बोन्स में इसमें 3 टाइप्स आते हैं हमारे पास में कार्टिलेज के। फर्स्ट आता है हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ग्रोथ पैटर्न इज यूनिडायरेक्शनल। देखिए मेनली जो इसमें जो आपके पास में कार्टिलेज है ना, इसमें मेनली हमारे पास में 3 टाइप्स आते हैं कार्टिलेज के। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन क्या क्या होते हैं, बट एक बार बोन्स में भी टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स का क्या मतलब होता है। अगर हम पहले बोन्स की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। जैसे इसमें आपके पास में 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे बोन्स में हमारे पास में 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। इसके अलावा जो बोन्स है ना, इसके फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो बोन्स के फंक्शंस है वो क्या क्या हैं। कई बार आपसे ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और नंबर ऑफ टाइम्स आपसे इसमें ऐसे ही नॉर्मल मतलब कि इसमें डिफरेंसेस के साथ में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों ही तरीके से आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। तो फंक्शन बोन्स के फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली एज अ स्टोरेज डिवाइस वर्क करते हैं, जो मिनरल्स की स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी बर्ड एनिमल किसी की भी जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बोन्स। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स का ये वाला कि जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारी बोन्स का ही होता है। जैसे कि हार्ट है या ऑर्गन्स है जो हमारे किडनी लिवर, ये सब जो है ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए बोन्स ही वर्क करती हैं। तो जो भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इन सब में आपके पास में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो हमारी बोन्स होती हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, जो ग्रोथ पैटर्न होता है इसके अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं, इसमें जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का मतलब होता है 2, और जो हमारी कार्टिलेज होती है इसमें जो हमारा ग्रोथ पैटर्न होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंस 3 टाइप्स आपको दे रखे हैं कार्टिलेज के, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जो टाइप्स है ना 3 टाइप्स है कार्टिलेज के, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, इनको एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पे जो 3 टाइप्स कार्टिलेज के दे रखे हैं इसको वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट अगर कार्टिलेज की बात करें तो फर्स्ट कार्टिलेज होता है हमारा हेयर लाइन या हाईलाइन कार्टिलेज। देखिए प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मैंने एकदम करेक्ट यहाँ पे लिखी है। तो ये जो कार्टिलेज का टाइप है ना, ये बहुत ही कॉमन कार्टिलेज का टाइप है। बेसिकली जो भी रिब्स होती हैं और नोज़ वाला एरिया हो गया, ट्रैकिया, जो हमारी विंड पाइप होती है, नली होती है, श्वास नली होती है, तो यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है ना ये वाली पाई जाती हैं। मेनली आपको ध्यान में रखना है रिब्स, नोज़ और ट्रैकिया, लॉरिंग्स, इन सब जगह पे ये जो कार्टिलेज है ये पाई जाती हैं। फाइब्रो जो कार्टिलेज है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इनवर्टेबल डिस्क होती हैं, जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं या जो लाइगमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये पाई जाती हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल ईयर होता है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगी ये जो कार्टिलेज होती हैं ये वाली। तो ये तीनों ही कार्टिलेज के टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नंबर ऑफ़ टाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको ना कार्टिलेज के ये टाइप्स दे दिए जाएं और फिर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, या फिर ऐसे जो मैंने एग्जांपल दिए ना रिब्स, नोज़, ऐसे ट्रैकिया, ऐसे एग्जांपल दे दिए जाएं और फिर पूछा जाए कि इनके अंदर कौन से टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है, तो आपको पहचानना हो सकता है। वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसे सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप जैसे जो अभी आपके 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपर ये डिफरेंसेस आएंगे। मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में लिखे हैं, देखिए ये आप नोट कर सकते हैं। और इनमें से 3 to 5 डिफरेंसेस की आप अपनी शीट पे प्रिपेयर कर लीजिए, अपने नोट्स को बना लीजिए, ताकि आपके पास में 4 to 5 डिफरेंसेस कम से कम इसके रिलेटेड मिल जाएं, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ।
सो ये क्वेश्चन हो गया कार्टिलेज एंड बोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आएगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टिश्यू। जब चैप्टर 6 आप पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, चैप्टर 6 है टिश्यू, तो जब आप ये करेंगे ना उसमें एक मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार ऐसे डिफरेंसेस में पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पर्टिकुलर यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, देखिए हेडिंग है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। फर्स्ट है कार्टिलेज एंड बोन, उसके बाद में सेकंड आता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए इससे पहले ना कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल का मतलब है, अगर हिंदी में सेल को बोले तो कोशिका होता है इसका मतलब। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जान होती है, बर्थ होता है, डेथ होती है, वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और सेल को जो हमारी लाइफ है ना उसका बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। जैसे प्रोटीन को बोला जाता है ना बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे ही जो हमारी लाइफ है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल को बोला जाता है। सेल की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल वर्ब, स्मॉल रूम होता है इसका मीनिंग। और स्मॉल जो सेल है ना ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन किया गया था सेल का वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। अगर पूछा जाए ये कौन थे, रॉबर्ट हुक, जो इन्होंने सेल के बारे में बताया था 1665 में, प्लस ये एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको सेल से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद में हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं पहले, देखिए प्रोकैरियोटिक वर्ड। प्रो वर्ड जो है ना ये बेसिकली कहीं ना कहीं प्री से आता हुआ दिखता है आपको। प्री का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल से पहले आई थी, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बता रखे हैं। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना वो क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होती है। प्रिमिटिव या इसको यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है, इसमें ना एक लेटेस्ट पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ना डायग्राम बना दिए। अभी आप 9th में हैं तो आपको ये चीज़ें इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये लेटेस्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना आप, FCC, BCC, क्यूब, फेस सेंटर्ड और क्यूबिक्स, ये सब चीज़ें ना आपकी 11th और 12th की साइंस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई हैं। वेल आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये जो सेल्स होती है ना मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स की फॉर्म में दे रखे हैं। क्वेश्चन कई बार प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इस पे पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल है। सेकेंड पॉइंट आता है इस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना इनके पास कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। बेसिकली जैसे जो बैक्टीरिया हो गए या जो ब्लू ग्रीन एल्गेज होते हैं वो हमारे जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उसमें उनको ज़्यादातर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें असेक्सुअल डिवीजन होता है। असेक्सुअल डिवीजन और एक होता है सेक्सुअल डिवीजन। जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल डिवीजन की, जो ह्यूमंस में हो गया या फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल डिवीजन। अब जो लैंगिक और अलैंगिक जनन अगर आपने पढ़ा हो कभी तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। असेक्सुअल डिवीजन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल जैसे जो बाइनरी फिजन हो गया ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है। जैसे कि अमीबा का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। बाइनरी का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होना। तो अमीबा में क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा।
मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने का ट्राई किया है। देखिए इससे अच्छा होता है अमीबा वैसे दिखने में, बट मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए। अमीबा में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये फूड को कैप्चर करता है। जैसे जैसे फूड इसमें कैप्चर होता है तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाता है। ये जो साइज है ना, ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो ये जो है ना, इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। डिवीजन होकर दो पार्ट्स में ये न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर आपको दो सेपरेट सेपरेट अमीबा मिलते हैं। ये यहाँ पे मैंने दोनों अमीबा सेपरेट सेपरेट बना दिए एक न्यूक्लियस के डिवीजन से। और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, फिर ये दो अमीबा है, फिर इनमें भी धीरे धीरे ऐसे फूड कैप्चर किया जाता है। फिर इसमें ऐसे ये जो न्यूक्लियस है बड़ा होकर दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, फिर आपको यहाँ पे दो अलग से अमीबा मिलते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन का जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अमीबा का ही आता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में अभी जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए वो कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल होता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इसके पास कोई भी डेफिनेट जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर जो साइनोबैक्टीरिया हो गया ना, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये कुछ एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इनमें असेक्सुअल डिवीजन होता है। बेसिकली जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है, जो अमीबा का आप एग्जाम्पल लेके डायग्राम के साथ में इसको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, वो यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में साइज में छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो स्मॉलर देन होते हैं किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहीं जो यूकैरियोटिक्स हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में? पहला तो आता है लाइसोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आगे आपको समझाऊंगी। तो लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, वो भी एब्सेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। क्या क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोट्यूबल्स, ये सब चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। और ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये सब चीज़ें यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटे साइज में होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अगर साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो इतने से इतने माइक्रोमीटर दे रखा है, 0.1 से 5.0 तक का। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो एब्सेंट होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल था बाइनरी फ्यूजन, तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया, अमीबा, ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास यूकैरियोटिक। बहुत अच्छा डिफरेंस है और आई होप आपको मेरी वीडियोस के बाद में ना, इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में इसका साइज़ बड़ा होता है। बेसिकली बात करते हैं तो यूकैरियोटिक की, तो इसका जो इवॉल्यूएशन है ना, या ये आया है तो ये प्रोकैरियोटिक के बाद में आया है, या प्रोकैरियोटिक से ही कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक का एडवांस वर्जन है यूकैरियोटिक। इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें ये पाया जाता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सबको ना एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है और ये सब लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक्स में एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरीके की डिवीजन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ असेक्सुअल डिवीजन होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा यूकैरियोटिक है इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की डिवीजन देखने को आपको मिलती है। इसका साइज अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देता है। और जो इसकी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है ना, मतलब साइज बड़ा है तो इसकी वजह से जो इसके फंक्शंस है ना वो भी बढ़ जाते हैं, और जो इसकी फंक्शनल एफिशिएंसी होती है ना वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
साइज़ की बात करें तो देखिए साइज़ जो है ना यूकैरियोटिक का वो 5 से 10 माइक्रोमीटर है। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक है इसका साइज़ देखिए कितना छोटा था, 0.1 में है कुछ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे इसका साइज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ से यूकैरियोटिक का साइज़ स्टार्ट होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल था बैक्टीरिया का, प्लस ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक में जो चीज़ें एब्सेंट थी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट थी, लेकिन यूकैरियोटिक में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया फंगी, प्लांट और एनिमल। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो यूकैरियोटिक के हैं। नाउ अभी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया था बोन एंड कार्टिलेज में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। सो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलप्स। आपको फिलप्स दे रखे हैं कुछ, मैंने ना जो फिलप्स आपको दे रखे हैं 5 to 6 ये फिलप्स हैं, 5 to 6 नहीं सॉरी 8 फिलप्स हैं इन टोटल। और मैंने यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, तो उनको क्या कहते हैं, तो आंसर है इसका लाइजोसोम। लेकिन इस लाइजोसोम को भी मैंने काफ़ी पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मानिए आपका इसका शॉर्ट नोट आ जाए लाइजोसोम पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे या किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इन पे अगर आपका शॉर्ट नोट आ जाए तो भी आपके पास में 3 to 4 स्टैटिक पॉइंट्स हों कि आप इसके आंसर को फिल कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आंसर इन वर्ड का। फर्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। सुसाइडल बैग का मतलब होता है आत्मघाती थैली जो होती है कोशिका की, उसे क्या कहा जाता है, तो या किसे ये आत्मघाती या सुसाइडल बैग सेल का कहा जाता है, तो इसका आंसर है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स का देखिए ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। उसके अलावा जो लाइजोसोम्स है वो कैपेबल होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो पॉलीसैकेराइड्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए लाइजोसोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लाइजोसोम है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्क करते हैं वेस्ट डिस्पोजिंग के लिए। और जो सेल होती है उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज करने का काम भी किसका होता है, लाइजोसोम का होता है। सो लाइजोसोम में ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सुसाइडल बैग सेल का किसे कहा जाता है, लाइजोसोम। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, तो आंसर बच्चा जानता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगी जिसकी वजह से कि ये होगा कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में भी रहेगा। तो पहली चीज़ तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए सेल ऑर्गेनेल जो है ना, ये किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, काफ़ी मेजर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। और जितना मैं अपने आप को लेके श्योर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कहीं कोई डाउट रह नहीं जाएगा। इसके बाद में इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस चीज़ के अंदर भी इवॉल्व होती है, जो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये, तो ये देखिए एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। मीन्स कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दो टाइप के श्वसन होते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप से होते हैं। तो ये जो है ना इसका यूज़ किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई नहीं भी जानता तो ये वीडियो से इतना लिमिटेड अमाउंट आपको मिल जाए स्टडी का मटेरियल कि आप इन चीज़ों को काफ़ी कवर कर पाएं। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, मतलब जो शुगर की फॉर्म होती है। अच्छा यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। इसके बाद में ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये सेल ऑर्गेनेल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसको ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट जनरेट्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP फॉर सेल फंक्शनिंग। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जनरेट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर जैसे जो फूड है, आप जो भी खाना खाते हैं ना उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके अंदर भी इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये जो प्रोसेस है ना कि जो आपने खाना खाया उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अंदर
सेल जो है ना उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनको एक्सेस में ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, क्योंकि वहाँ से मोस्टली काम हमारे होते हैं। जैसे कि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, जितना भी हैवी वर्कआउट होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले होता है। सो यू कैन से कि जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या है, लाइजोसोम है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सेकंड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो पत्ते होते हैं उनके जो स्मॉल पोर्स उन पे प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, वो क्या होते हैं, तो आंसर हो गया आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में इवन इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ड्राइंग देखिए, देख ही लेंगे आप, आइडिया लगा सकते हैं मेरी ड्राइंग किस हद तक खराब है, लेकिन राजमा के बीज जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, 2 ऐसे बने हुए हैं, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की दिखा रखी है। पहले हम टॉपिक पर आते हैं। आंसर है जो सरफेस लीव के सरफेस पे जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, पहला ही चीज़ तो जो स्टोमेटा काम करता है वो क्या काम करता है, जो गैसेस होते हैं ना उसको एक्सचेंज करने में स्टोमेटा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब कैसे, जैसे ये CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ना हमें प्लांट्स की, पौधों की, ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टोमेटा है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, और कौन सी गैसेस के एक्सचेंज में, तो वो 2 आएंगी, CO2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, CO2 को अपने अंदर इनहेल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोमेटा का नेक्स्ट वर्क क्या करता है, जो भी वाटर लॉस होता है उसको कंट्रोल करना, और जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उनका साइज चेंज हो जाता है। जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको बता रही हूँ स्टोमेटा की। आप नॉर्मल अपनी बॉडी का, स्किन का एग्जांपल लीजिए। जब आप फेस वॉश करते हैं, स्टीम लेते हैं या नहाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के जो पोर्स हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, और जब हमारा बॉडी से नॉर्मल पानी वो हट जाता है, जो शावर वगैरह लिया या जैसे भी आप नहाए वो पानी हट गया, बॉडी ड्राई हो गई, तो उस टाइम पे आपके जो पोर्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि डस्ट वगैरह की वजह से पोर्स ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे कि बॉडी हाइजीन नहीं रह पाती, तो बड़ी सारी बीमारियां बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो वाटर लॉस है ना उसका कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट करते हैं, वाटर लॉस और इसके अलावा जो वाटर है ना उसको रेगुलेट करना ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से, तो वो कौन करता है, हमारा स्टोमेटा करता है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको इतने ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जितना बाल्टी भर भर के हम लोग उनके ऊपर पानी डाल देते हैं। आप नहीं भी डालेंगे तो मानिए बारिश के टाइम पे पार्क्स वगैरह में जो खुले में पेड़ रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी हो जाता है। कम से कम कई बार 4-5 दिन, इवन जो रेनी सीजन होता है उसमें कई कई दिनों तक बारिश होती रहती है। तो अब वो प्लांट्स तो वहाँ पे हैं, लेकिन उनको पूरे पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें से कुछ % पानी उनको ज़रूरत पड़ता है। उसके अलावा जो पानी डाला उसमें से 90 to 95%, मैं ये अप्रॉक्स रेशियो आपको बता रही हूँ, तो इतना % पानी जो होता है ना वो वेस्ट होता है, तो उस पानी को ये बाहर फेंक देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। और इसमें स्टोमेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो स्टोमेटा होता है उसमें पेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स का होता है, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। अभी डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, इवन क्या बनाऊँ मैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। देखिए आप ना कुछ ऐसा राजमा जैसा डायग्राम होता है, और उसमें ना यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे कॉर्नर पे ये गार्ड सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, ये खुलती हैं और बंद होती हैं, जैसे पानी पड़ता है ये ओपन हो जाती है और फिर ये बंद हो जाती हैं। तो ये जो है ना एपिडर्मल सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स की रेफरेंस दी जाती है, या इनको गार्ड सेल कहा जाता है। सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्लेस वेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल, वो प्लेस जहाँ पे सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका न्यूक्लियस। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम के पेयर्स मिलते हैं। अच्छा, आपको मुझे कमेंट ये करना है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें कितने नंबर ऑफ
कितने नंबर ऑफ कितने पेयर आपके पास में क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। न्यूक्लियस है इसका आंसर। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं किससे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। पहली चीज़ तो क्रोमोसोम पता होना चाहिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया धागे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उससे डीएनए मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत साइंस पे ध्यान दिया हो तो एक ना ऐसा चेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वो किसका होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर एक क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपको समझाया मैंने कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बांधा जाता है, पैक्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो है ही है। तो इसलिए जो हर एक क्रोमोसोम है वो किससे बनता है, डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये ना एक टाइटली कॉइल्ड होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कॉइल्स होती है ना, वो मच्छर मारने की वो आती है, कॉइल आती है, उसको आपने देखा होगा। तो ऐसे इस तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा उसे मैनी टाइम्स इसको टाइटली कॉइल से किया जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें हम, तो ये क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं और हेल्प्स इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं ना उनसे आगे वाली जनरेशन में बहुत सारे जीन्स और जो कैरेक्टर्स हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आप में से कोई अपने फादर जैसा दिख सकता है, आपकी मदर जैसा दिख सकता है, आपके जो फोर फादर से जो पहले की जनरेशन थी उनमें से आपने से किसी में कोई लक्षण आते हैं, जैसे आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ क्या होती है, जीन्स को ट्रांसफ़र करना। तो ये इसके फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट एक मैंने नोट में पॉइंट लिखा है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव प्रोटॉन्स पी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है साइंस पढ़ते वक्त। ये न्यूट्रॉन, सॉरी ये ना स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और एन फॉर न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। प्लेस वेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं हर एक सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू। आपको ना कनेक्टिव टिश्यू बताना है। कनेक्टिव नाम से ना काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करना, ओके। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बहुत सारे नाम दे दिए, आपको कोई भी एक नाम यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, बोन, हड्डियाँ, कार्टिलेज, उपास्थि। बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फैट, ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यूज़, तो ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में एक पूछा गया है तो आप इनमें से एक किसी भी एक का नाम दे सकते हैं। अगर आपसे दो या दो से ज़्यादा पूछे जाएँ तो आप ये सारे नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा वन डे एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, बोन, कार्टिलेज, ये ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जा सकता है कि जो ऊपर आपको नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। पहले डेफिनेशन में दिखा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये सेल से बने होते हैं, फाइबर्स और जेल लाइक सब्सटेंस से। तो किस किस चीज़ से बने होते हैं, सेल्स, फाइबर्स और जेल लाइक सब्सटेंस से ये बने होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने टाइप्स में आपको दिए ना कनेक्टिव टिश्यू में, सब समझ आ रहे होंगे। बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड, चीज़ें सुनी सुनी लग रही होंगी। थोड़ा यहाँ पे डाउट आता होगा, लिम्फेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो जो लिम्फोइड टिश्यू या जो सेल्स या जो ऑर्गन्स होते हैं, ये किससे ये मेकअप क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का। जैसे कि WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी की, ये सोल्जर्स होती हैं। ब्लड के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे बात करी गई है WBC की, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी की क्या होती है, सोल्जर्स होती हैं। इसके अलावा बोन मैरो और थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, तो ये सब चीज़ें आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर आता है ना हमारा, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये दो चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम बताना है जो कि हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन में। मीन्स कि जो वाटर है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में, तो उसका नाम बताना है, तो वो आंसर होगा जाइलम। हमेशा ध्यान रखिएगा प्लांट के दो इंपॉर्टेंट जो टिश्यूज़ हैं वो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो हमेशा आंसर होगा आपका जाइलम। तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम कौन सा है? जाइलम, जो कि क्या करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। जाइलम के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लोएम। फ्लोएम का वर्ड का मतलब होता है जो कि फूड को कैरी करता है। अब चीज़ों को समझिए, पानी जो है ना हम लोग जड़ में डालते हैं और रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ से जाइलम जो है ना प्लांट के टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेकर चला जाता है पानी को। तो ये काम किसका होता है? जाइलम का। वहीं जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है? खाने को ऊपर से नीचे लेकर आता है। अब वो कैसे? जो भी खाना है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की हेल्प से अपना खाना खुद से बनाते हैं। और खाने जो फूड फैक्ट्री होती है ट्रीज की, वो क्या होती है? लीव्स होती हैं। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? जो लीव्स है ना उनसे खाने को लेना और बाकी के जो पार्ट्स है ना वहाँ तक खाने को पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। चलिए अब एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए। जाइलम क्या करता है? वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो मिनरल्स होते हैं उसको डिसॉल्व करता है अपवर्ड, मतलब रूट से लेके ऊपर तक, प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक, अपवर्ड थ्रू द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इतना समझ में आया? नेक्स्ट फ्लोएम का क्या है? फूड कैरी करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, मतलब लीव से लेके रूट्स की साइड, मतलब जो ऊपर से नीचे वाला जो प्रोसेस होता है ना प्लांट में, वो काम किसका होता है? फ्लोएम का। और रूट से लेके ऊपर तक का जो काम होता है वो किसका होता है? जाइलम का काम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन 6 हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। आंसर में एक पूछा जाए तो आप एक भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पूछे जाएं तो भी आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑल प्लांट सेल्स के अंदर, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और सम आर्किया। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है, देखिए ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनी का मतलब होता है सिंगल, और एक होता है मल्टी का मतलब होता है बहुकोशिक, जैसे कि ह्यूमन बॉडी बहुकोशिकाएं जिसमें होती हैं। तो यूनिसेलुलर बोला जाए या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोले जाएं तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और क्वेश्चन आपसे मल्टी सेलुलर भी पूछा जा सकता है और मल्टी सेल कोशिकाएं जो होती हैं वो भी, मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे यूनिसेलुलर पूछा गया है तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ओमीबा, बैक्टीरिया, फ्लैक्टम और पैरामीशियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। टोटल आपके पास में 8 फिलअप्स से, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ, याद रहे ताकि। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सुसाइडल बैग जो है सेल का वो क्या होता है? लाइजोसोम। सेकेंड फिलअप आता है पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेस वेयर क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द सेल। जो प्लेस जहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना सेल के प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? न्यूक्लियस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के नाम लिखने हैं तो उसमें क्या क्या है? बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। तो वाटर से रिलेटेड पूछा गया तो क्या होगा? जाइलम। अगर यहाँ फूड होता तो आंसर होता फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑल प्लांट सेल्स में, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्किया। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? ओमीबा, बैक्टीरिया, प्लांटन और पैरामीशियम। तो ये आपके पास में टोटल 8 फिलअप्स है। इसके बाद में हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आता है आपको ना प्रोसेस को डिफाइन करना है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है। पहले ना मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी थी तो मैंने उसको चेंज करने की बजाय नेक्स्ट यहाँ पे काट के लिख दिया। अब मैं आपके सामने काट देती हूँ। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। आपको ट्रांसपीरेशन क्या होता है इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। अगर बात करें ट्रांसपीरेशन की तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मूवमेंट होती है थ्रू अ प्लांट एंड इज इवेपोरेशन फ्रॉम अ एरियल पार्ट्स सच एज लीव, स्टेम्स एंड फ्लावर।
अगर आपने पहले वाले चीज़ों को अभी तक अच्छे से समझा है ना, तो आपको समझ आया होगा कि जो हम प्लांट में पानी डालते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उसमें पानी डालते हैं। इतने पानी की प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें से 90 से 95% जो पानी है ना, वो एक तरीके से वेस्टेज की फॉर्म होती है। तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है ना, वो पानी को सारे को एब्जॉर्ब तो नहीं करते। तो जितना पानी उनको ज़रूरत में होता है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उतने पानी को प्लांट अपने पास रख लेते हैं और बाकी पानी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट बॉडी से। सेम जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, हम लोग पानी कॉन्टिनेशन में पीते हैं तो ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो वो चीज़ हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जो चीज़ एक्सेस में होती है। तो हर तरीके का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो। तो ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ना, इसमें यही चीज़ होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर मूवमेंट होती है वो प्लांट में होती है, और इवेपोरेशन की हेल्प से, मतलब पानी का भाप बन के उड़ना जो प्रोसेस होता है, उसमें जो एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे लीव, स्टेम, फ्लावर्स, तो यहाँ से ये जो पानी एक्सेस में वो वहाँ से निकल जाता है। सो बेसिकली ट्रांसपीरेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, शॉर्ट में डेफिनेशन में आपको बताऊं तो ट्रांसपीरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसके अंदर क्या चीज़ इवॉल्वेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट का जो स्टोमेटा है उसकी वहाँ से जो पानी है ना उसका लॉस हो जाना, या एक्सेस में जो पानी है उसका निकल जाना। स्टोमेटा को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट करूँगी ना तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी और अभी आपके एग्जाम में टाइम कम है, तो आई थॉट कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन। सेकंड प्रोसेस आता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मूवमेंट का, किन किन की मूवमेंट का, जो सब्सटेंसेज है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। डायग्राम, ये वर्ल्ड फेमस डायग्राम, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, इनकी मूवमेंट का एक जो रीजन होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन्स होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस और थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन होते हैं और ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। क्या चीज़, डिफ्यूजन की, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ना सब्सटेंसेस, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। 3 टाइप्स हो गए, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आपको प्रिपेयर रहना है। सो फर्स्ट था ट्रांसपीरेशन, सेकंड आता है डिफ्यूजन, इसके बाद में आता है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है, सेल को मतलब कि सेल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक बार फिर भी दिखा देती हूँ कि सेल क्या होता है, माना आपने नहीं देखा हो, नहीं समझ में आया हो तो भी पता चल जाए। सेल क्या है, देखिए सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, हमारी सेल होती है। इसके अलावा जो सेल है ना, वो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। सेल का मतलब हो गया कोशिका, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो कोशिका से ये बनते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम इसका मतलब होता है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक के बारे में। सेल आएगा ना तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। सेल को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, 1665 की बात है। और रॉबर्ट हुक कौन थे, एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे। अगर सेल्स में और आपको डीप में लिखना हो तो इसका डिवीजन 2 टाइप में होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप इसके ऊपर आराम से एक पैराग्राफ लिख पाएंगे। ये हो गए आपके पास में 3 शॉर्ट नोट है। फर्स्ट है ट्रांसपीरेशन, सेकंड इज डिफ्यूजन एंड थर्ड वन इज सेल। इन तीनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेम द टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो आपको वो टिश्यू बताना है जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट के ऊपर प्रेजेंट है। अगर देखिए आपको ना टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ नहीं क्लियर हुए, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। बट अगर हो गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। आपको उस टिश्यू का नाम बताना है जो कि
टिप ऑफ रूट और शूट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो टिश्यू है ना एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ये कहाँ पे पाया जाता है? टिप ऑफ द रूट और शूट के ऊपर। इसके अलावा एक और टिश्यू है इंटरक्लैररी टिश्यू। ये जो इंटरक्लैररी मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये पाया जाता है जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं। तो उनमें भी एक टिश्यू का नाम आपको ध्यान में रखना है एपिकल, और एक रखना है इंटरक्लैररी मेरिस्टम टिश्यू। दोनों ही टिश्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होता है ना, ये क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट की कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ग्रोथ होती है। देखिए ऊपर की साइड प्लांट जब बढ़ता है ना, ऊपर की साइड प्लांट ऊपर बढ़ता है, जैसे लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह की साइड जब प्लांट बढ़ता है तो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सनरेज होती है ना, आपको पता है जहाँ पे सनरेज होती हैं सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स उसकी साइड ग्रो करते हैं। इवन बुक में एक आपके पास में डायग्राम भी है, 9th और 10th की साइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपको डायग्राम में दे रखा है कि एक विंडो है, विंडो के बाहर से सनलाइट आ रही है और जो प्लांट है ना वो उस साइड मुड़ गया, तो इट मीन्स कि जो अपवर्ड ग्रोथ होती है वो किसकी डायरेक्शन की साइड है? सन की साइड ग्रोथ हो जाती है। तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये हेल्प किस में करता है? एक तो ग्रोथ हो रही है ऊपर उसमें, इसके अलावा एक प्लांट की ना डाउनवर्ड ग्रोथ भी होती है। डाउनवर्ड ग्रोथ किसकी होती है? रूट्स की, क्योंकि रूट्स जितनी गहराई में जाएंगी उतना ज़मीन से पानी को वो कैप्चर कर पाएंगी। जितनी गहराई में पानी रहता है ना, जितनी गहरी रूट्स होती हैं, उस प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्लांट के सूखने के उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू के लिए। इसके अलावा मैंने एक और टिश्यू आपको बताया इंटरक्लैररी, और जो इंटरक्लैररी मेरिस्टम टिश्यू है, तो ये बेसिकली जो प्लांट में जो सेक्शंस बनते हैं ना, ब्रांचेस बनती हैं अलग अलग, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th और 10th से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूरॉन, स्टेट इट्स फंक्शन। न्यूरॉन क्या होता है और इसके फंक्शंस आपको बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं। न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की, और इसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसको। मेन फंक्शन जो होता है न्यूरॉन का वो क्या होता है? जो भी मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन को पास करना। जो मैसेज इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको पास करना और उसको सेंड करना अप्रोप्रिएट सिग्नल्स के साथ में बाकी के बॉडी के पार्ट्स में। तो ये किसका काम होता है? न्यूरॉन का। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए, न्यूरॉन आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी कहते हैं। मेन फंक्शन न्यूरॉन का क्या होता है? इज टू पास द रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो न्यूरॉन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई जो मैसेजेस होते हैं उसको पास ऑन करना, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को, तो ये मैसेज जो है ना या सिग्नल है, ये न्यूरॉन को किस फॉर्म में रिसीव होते हैं? तो सिग्नल रिसीव न्यूरॉन को हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनको रिसीव होते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ होती है? डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। न्यूरॉन का एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है आपके पास में, जो मैं थोड़ी बहुत ऐसे ट्राई कर देती हूँ आपको थोड़ा रिकॉल करवाने के लिए। ये आपके पास में डायग्राम है और देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास में ये एक्सॉन होते हैं, ऐसे करके। तो ये कुछ डायग्राम है, इसको ना पूरा डिटेल में देख लेना। ये जो पार्ट्स है ना, ये इसी डायग्राम का पार्ट होता है। सो ये हो गया आपका न्यूरॉन पूरा कंप्लीट। तो क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्व सिस्टम की, नर्व सेल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है। और न्यूरॉन पे क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे डायग्राम दे के फिर आपसे लेबलिंग करवा ली जाएगी, कोई पार्ट को मिस कर दिया जाएगा, फिर उससे आपसे पूछा जा सकता है, या एक पार्ट को स्किप करके उसका नाम प्लस उसका फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे बेसिक आ सकता है कि न्यूरॉन क्या होता है और उसके फंक्शन, आपको उसका एक फंक्शन बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, ये जो कि कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।